फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या क्या हैं। आज हम आपको पहली बार पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर पूरे देश की फिक्र बढ़ जाएगी। टीवी 9 भारतवर्ष ने एक ऐसे लॉन्च पैड की एक्सक्लूसिव तस्वीर कैद की है जो भारत में आतंकियों को सप्लाई करने का गढ़ है। आज एक एक फ्रेम में छिपा हुआ है इसका खतरा और हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। और फिर चीन से निकले कोरोना की एक नई लहर की फिक्र दिखाएंगे। हम उन 4 कारणों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे जो बता रहे हैं कि तीसरी लहर का कहर सिर्फ चंद हफ्ते दूर है। हालांकि इससे डरने की नहीं बल्कि संभलने की जरूरत है। गांधीनगर तो झांकी है, 100 स्टेशन बाकी हैं। आज प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में हाईटेक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और गांधी की धरती को काशी विश्वनाथ से जोड़ने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लेकिन आपके शहर में किस रेलवे स्टेशन की इसी तरह किस्मत चमकने वाली है, ये भी बताएंगे। आज हम बात करेंगे बात बात में राजद्रोह लगाने की परंपरा की। एक ऐसा कानून जिसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाए रखने के लिए बनाया था, आज उसका इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि एक मुश्त 100 किसानों पर राजद्रोह का आरोप मढ़ दिया गया है। सबसे पहले फिक्र सरहद की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। वाकई भारत में इस मामले में बिल्कुल भी खुशनसीबी नहीं, क्योंकि हमारे एक तरफ पड़ोसी पाकिस्तान है तो दूसरी ओर चीन है। हालांकि इस समय दोनों ही मोर्चे पर भारत की स्थिति मजबूत है, लेकिन आज हम पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने वाले हैं। टीवी इतिहास में पहली बार आप कैमरे पर पाकिस्तान में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स देखेंगे, उनके लॉन्च पैड्स देखेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड। बड़ा सवाल यह है, जो पाकिस्तान बार बार ड्रोन भेजता है, क्या इसीलिए वो ड्रोन भेजता है कि वो हमारी तैयारी देख रहा है और उसके बाद अपने लॉन्च पैड और जो इनके जो एक्टिवेटेड सेंटर्स हैं इनमें से लोगों को भेजे? कुछ इसी तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से वहां का एरियल डिस्टेंस सिर्फ 600 मीटर है, एरियल डिस्टेंस। सूत्र बताते हैं कि पीओके के इन्हीं टेरर कैंप्स में भारतीय सीमा से ड्रोन भेजे जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी ड्रोन की एक्टिविटी ज्यादा दिखाई दी गई। ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हथियार भी गिराए जाते रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान के इन इलाकों को पाकिस्तान ने आतंकिस्तान बना दिया है। पहाड़ और जंगल के इन्हीं रास्तों से पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकियों की सप्लाई करने की साजिश रचता है। सूत्र बताते हैं कि इस वक्त भी पीओके में 250 से 300 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपको यह भी बता दें कि सीमा से महज 600 मीटर दूर पाकिस्तान के ये वही इलाके हैं जहां से भारतीय सीमा पर फायरिंग भी की जाती है और बेकसूर गांव वालों को निशाना बनाया जाता है। आपने अभी जिन तस्वीरों और खबरों को ग्राफिक्स के जरिए देखा, आज हम ये पूरा सीन फ्रेम दर फ्रेम कैमरे पर दिखाएंगे। पहली बार आप टीवी पर पाकिस्तान को बेनकाब होता हुआ लाइव देखेंगे। पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी अपने लॉन्चिंग पैड से आतंकियों की घुसपैठ कराने के फिराक में हैं। निगाहें इनकी 24 घंटे काउंटर पार्ट पर रहती है। बाकायदा यहाँ पे फायरिंग जो है वो की जा रही है और टारगेट बिल्कुल सामने है। लगातार जो फायरिंग है वो हो रही है। आतंकी इन्फिल्ट्रेट तो नहीं कर पाए, लेकिन वो अपने अंजाम तक पहुंचा दिए गए। ये तो महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज टेलीविजन पर पहली बार पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा खुलासा होगा। आतंकिस्तान की एक एक साजिश बेनकाब होगी। पाक के जनरल और आईएसआई के नापाक इरादों का पर्दाफाश होगा। टीवी इतिहास में पहली बार आप पाकिस्तान के आतंकी कैंप और लॉन्चिंग पैड्स लाइव देखेंगे। आज आप देखेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 600 मीटर दूर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश कर रहा है। धर्म के आवरण में आतंक का अड्डा बना रहा है।
लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ किसी भी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करवाई जाए, लेकिन हमारी सरहदों की सुरक्षा भारतीय सेना और बीएसएफ कर रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। बेहद ही खास रिपोर्ट लेके हम आज आपके सामने आए हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से इलाके हैं जहां से लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी अपने लॉन्चिंग पैड से आतंकियों की घुसपैठ कराने के फिराक में हैं। जहां खतरा बड़ा है, पाकिस्तान की साजिश बहुत बड़ी है। सूत्र बताते हैं कि सरहद पार 250 से 300 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। इन आतंकियों के लॉन्च पैड्स लाइव दिखाएंगे, लेकिन पहले जानिए कि पीओके में कहां-कहां आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के निक्यार, तत्तापानी, कोटली, जरदोड, खुरेटा, मोरा शरीफ, बरलिन, सेंसा समेत करीब 30 इलाकों में पाक सैनिकों के ट्रेनिंग कैंप्स में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सामने वाला अगर आप इलाका देखें, ये निकियाल सेक्टर है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है जिसे निकियाल सेक्टर कहा जाता है। कई सिविलियंस घर आप देख सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन्हीं घरों में कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स भी हो सकते हैं, यानी कि आतंकी इन घरों में मौजूद हैं और इस फिराक में है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर हम इन्फिल्ट्रेट करें। हाल ही में ही सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आकाओं ने कई आतंकियों को इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश भी की, लेकिन भारतीय सेना की अलर्टनेस इस तरीके से थी, आतंकी इन्फिल्ट्रेट तो नहीं कर पाए, लेकिन वो अपने अंजाम तक पहुंचा दिए गए। आपने देखा कि पीओके में रहायशी इलाकों को आतंक का अड्डा बना दिया गया है। लोगों के घरों में आतंकवादियों को शिफ्ट कर दिया गया है और इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 600 मीटर दूर भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने पाकिस्तान की इस नापाक फितरत को लेकर बॉर्डर पर बड़ी पड़ताल की। रिपोर्टर अंकित भट्ट और कैमरामैन अनुदीप शर्मा घंटों इंटरनेशनल बॉर्डर पर कैमरा ऑन कर इसकी तहकीकात करते रहे और फिर जो कुछ कैमरे में कैद हुआ वो हैरान करने वाला था। ये मस्जिद है, यहाँ पर कई घर हैं। माना ये जा रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये वो तमाम इलाके हैं, ये वो तमाम घर हैं, ये वो तमाम धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर अंदेशा ये लगाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड जो है वो इस इलाके में अभी एक्टिव है। तो देखा आपने भारत के पुंछ सेक्टर के सामने पाकिस्तान का निक्याल सेक्टर और वहां सफेद रंग की मस्जिद और उससे कुछ ही दूरी पर बड़ा सा मकान। सूत्र बताते हैं कि वहां धर्म की आड़ में आतंक की फैक्ट्री चल रही है। करीब 50 से 100 आतंकियों को पनाह दी गई और उन्हें भारत में घुसपैठ की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है और यहाँ पर हर एक चीज को देखा जा रहा है कि क्या कोई संदिग्ध गतिविधि तो यहाँ पर नहीं है। ये तमाम जो घर है, ये वो तमाम घर हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हैं और यहाँ पर हर एक चीज को भारतीय सेना किस तरीके से मॉनिटर कर रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो किसी भी तरीके से करवाई जा सके, लेकिन इन सब के बीच ये देखिए, यहाँ ये जो व्यक्ति है ये ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी का है, क्योंकि ये पाकिस्तानी पोस्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉनिटरिंग जो है वो किस तरीके से यहाँ पर की जा रही है। मतलब सरहद से सटे पीओके को पाकिस्तान ने आतंक की मंडी में तब्दील कर दिया है। रिहायशी इलाकों से लेकर धार्मिक ठिकानों तक को दहशतगर्दों की पनाहगाह बना दिया गया है और भारत के खिलाफ बड़ी बारूदी साजिश रची जा रही है। लेकिन यहाँ भारत की तैयारियां भी बहुत बड़ी है। भारतीय सेना ने एलओसी पर कई जगह कंट्रोल रूम बनाए हैं जहां हाई डेफिनेशन कैमरे से पाक की हर नापाक साजिश पर नजर रखी जा रही है। सामने अगर आप देखें, ये बिल्कुल ही फॉरवर्ड पोस्ट का इलाका है, यानी कि सामने वाला इलाका जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है और जवान को देखें किस तरीके से फॉरवर्ड पोस्ट पे हमारे जितने भी भारतीय सेना के जवान रहते हैं वो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। सामने वाला अगर आप इलाका देखें, सामने पाकिस्तान की कई पोस्टें बनी हुई है। को बता दें कि भारतीय सेना लगातार अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरणों से भी लैस है। तस्वीरों में आप देख सकते
सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान मॉनिटर कर रहे हैं। हर एक छोटी से बड़ी गतिविधि को यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। ये तस्वीरों में अगर आप देखें, ये थर्मल इमेजिंग है ताकि हर एक छोटी से बड़ी चीज जो है इसके अंदर मॉनिटर की जा सके, इसके अंदर कैप्चर की जा सके। यहाँ पर अगर आप देखें, ये बाकायदा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पर ये जितनी भी इमेज आप देख रहे हैं, ये थर्मल इमेजेस है। पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर भारतीय सैनिकों की पैनी नजर है। आतंकियों के लॉन्च पैड से महज 600 मीटर दूर भारत के शूरवीर दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर डटे हैं, एलओसी पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारे जवानों की हाईटेक राइफल की दूरबीन दुश्मनों को दूर से देख लेती है और हेलमेट पर लगे कैमरे आतंकियों की गतिविधियों को कैद कर लेते हैं। जो ये हेलमेट है भारतीय सेना के जवान पर, ये कैमरा जो है ये फिक्स किया गया है ताकि हर एक रियल टाइम सिचुएशन जो है वो मॉनिटर की जा सके। यहाँ पर जो आप गन देख रहे हैं, ये भारतीय सेना के जवानों को मिली है। ये लेटेस्ट गन है जो अभी इंडक्ट हुई है और इस गन का नाम है जिगजोर। ये खास गन जो है ये खास तौर पे एंटी ऑपरेशन, साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भारतीय सेना के जवानों को दी गई है। यानी हिंदुस्तान का हौसला बुलंद है। पाकिस्तान की नापाक साजिश की हवा निकालने की तैयारी पूरी है। यहाँ तक कि अगर जंगल की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जंगल वॉरफेयर में अगर आतंकियों का खात्मा करना है तो किस तरीके से ड्रिल होती है। ये देखिए, बाकायदा यहाँ पे फायरिंग जो है वो की जा रही है और टारगेट बिल्कुल सामने है, यानी कि एक गोली एक दुश्मन। यानी कि जब भी पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका इस तरफ आतंकियों को भेजने की कोशिश करेंगे तो वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। ऑपरेशन लॉन्च पैड में आपने देखा कि हमारी सरहद की सुरक्षा हाईटेक हो रही है। सैनिकों का मनोबल काफी हाई हो चुका है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट भी चरम पर है। इस साल अब तक 78 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 39 यानी आधे लश्कर के थे। अब बात अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल की, जिसके 2 आतंकी लखनऊ में पकड़े गए हैं तो कई बड़े खुलासे हुए हैं। आज भी इस मामले में जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारी हाथ लगी है। यूपी ATS की रेड में आतंकी मिनहाज के घर से एक काली डायरी मिली थी, जिसके अंदर से आतंक के कई कोडवर्ड डिकोड हुए हैं। जांच एजेंसियों को ब्लैक डायरी से मिली जानकारी से यह पता चला है कि जो पिस्टल मिनहाज के घर से बरामद हुई है उसका कोड था 3 नंबर की किताब। प्रेशर कुकर बम का कोड था 9 नंबर की किताब। काली डायरी में टाइम बम को पटाखा, देसी बम को रस्सी कोडवर्ड में लिखा हुआ था। ई रिक्शा जिसमें बम रखने की प्लानिंग थी उसका कोडवर्ड था उड़न तश्तरी। डायरी में मिले एक और कोड ने जांच एजेंसियों को सकते में डाल दिया है, जिसमें लिखा था कि किताब छप गई है यानी बम तैयार है। किताब पहुंचा दी यानी हमला करने वाला सामान जगह पर रख दिया गया है। विस्फोट कर बड़े हमला करने का कोडवर्ड था खटमलों को शीरमाल और कबाब खिलाना है। आतंकी कश्मीर या देश के बाहर फोन पर बात करते वक्त ग्रुप को फ्लाइट के नाम से पुकारते थे। बकरीद से पहले ब्लास्ट करने की योजना के लिए कुर्बानी कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक संदेश में यह भी कहा गया है कि दोस्त आ रहे हैं, गोश्त पकाओ। इसका मतलब था तौहीद और मूसा जम्मू कश्मीर से लखनऊ आने वाले हैं। आतंकियों की इस काली डायरी के अंदर कई उर्दू शब्द भी अलग अलग पन्नों पर लिखे हुए हैं, जिसमें या खुदा, मिशन अल्लाह लिखे हैं, जिनके बारे में ATS अभी पता कर रही है कि ये लिखने का मतलब है क्या। इस वक्त LOC से LAC तक देश के दुश्मन फिक्र बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ही चीन की साजिशें भी हर दिन सिरदर्द बनती जा रही हैं। ऐसे माहौल में आज दिल्ली में भी हलचल दिखी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCP के शरद पवार और कांग्रेस के AK एंटनी को चीन के मामले में जानकारी दी। शरद पवार और AK एंटनी देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। राजनाथ की इन दोनों नेताओं के साथ हुई बैठक के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद थे। यह हाई लेवल बैठक
बेहद अहम थी, क्योंकि अपनी हरकतों से, अपनी हड़प नीति से, अपनी चालबाजी से ग्लोबल विलन बन चुका चीन हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि पूरी दुनिया में पहले ही एक्सपोज हो चुका चीन अब सीक्रेट साजिशें रच रहा है। चीन एलएसी पर भारतीय क्षेत्रों के पास लंबे समय तक टिके रहने की सैन्य तैयारी कर रहा है। हालांकि गनीमत है कि यह सीक्रेट अब बेनकाब हो गई है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। कैसे, आप खुद देखें। एलएसी पर 2 लाख सैनिक, टैंक, तोप, मिसाइलें सब तैनात हैं। भारी भरकम हथियारों का जखीरा मौजूद है। इतना बम बारूद जमा हो चुका है कि कई महीने तक बिना रुके धमाके होंगे, आसमान को चीरती आवाजें गूंजेंगी। ड्रैगन भी जानता है कि अगर उसकी तरफ से गोली चली, धमाके हुए, तो उसकी हैसियत और भारत की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को हो जाएगा। युद्ध इतना भयानक होगा कि सदियों तक याद रखा जाएगा। लिहाजा चीन एलएसी के पास बड़ी और सीक्रेट सैन्य साजिश रच रहा है और अब चीन की सीक्रेट साजिश की एक्सक्लूसिव जानकारी और सुपर एक्सक्लूसिव डिटेल TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। पिछले साल जून में भारतीय सेना से पिटने के बाद ही ड्रैगन सीमा के पास के इलाकों में लगातार अपनी सैन्य हरकतें बढ़ा रहा है और अपनी विस्तारवादी नीति को भी अमल में ला रहा है। अब चीन सिक्किम में नाकुला और पूर्वी लद्दाख में एलएसी के बेहद पास कंक्रीट के स्थायी सैन्य शिविर बना रहा है। भारतीय एजेंसियों ने सीमा के बेहद पास के क्षेत्रों में स्थायी कंक्रीट की इमारतों के साथ नए सैन्य शिविर भी देखे हैं। इससे साफ हो गया है कि चीन एलएसी पर भारतीय क्षेत्रों के पास लंबे समय तक रहने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि चीन ने अपने सैनिकों के लिए स्थायी कंक्रीट के ढांचे का निर्माण किया है। सेना की भाषा में इसे परमानेंट ट्रूप्स इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। सबसे खतरनाक यह है कि इसके जरिए ड्रैगन के सैनिक विवादित क्षेत्रों में आसानी से घुसपैठ कर सकते हैं, क्योंकि यहां से कुछ मिनटों की दूरी पर ही पिछले साल भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। चीन की इस खतरनाक चालाकी के सामने आने के बाद से ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। एनआई के सूत्रों ने इसकी पुख्ता जानकारी दी है। सूत्रों के हवाले से TV9 भारतवर्ष को यह भी पता चला है कि चीन की सेना पीएलए स्थायी कंक्रीट के शिविरों में जल्द ही अपने सैनिकों को तैनात करेगी। चीन की ओर सीमा के पास सड़क का बुनियादी ढांचा भी पिछले कुछ महीने में बेहतर हुआ है। TV9 भारतवर्ष आपको लेकर आया है उस नॉर्थ सिक्किम के उस इलाके में जो भले ही स्टैंड ऑफ का इलाका ना हो, लेकिन फ्रिक्शन पॉइंट हमेशा से रहा है, यानी नाकुला का इलाका। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, आपको नजर आएगा ये सारा पहाड़ी इलाका नाकुला का, यानी करीबन यहाँ से जो डिस्टेंस है वो करीबन 30 किलोमीटर के करीब का डिस्टेंस है, यानी वो पहाड़ी इलाका सारा नॉर्थ सिक्किम का नाकुला का इलाका। लेकिन ये इलाका, सिक्किम का इलाका, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि करीबन 250 किलोमीटर की आईबी पर चीन की नजर बहुत ज्यादा लंबे समय से रही है। ऐसे में चीन की सेना पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बॉर्डर पर पहुंच सकती है। सूत्रों का दावा है कि इन आधुनिक इमारतों का निर्माण पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों के साथ अरुणाचल क्षेत्र में भी देखा गया है। ये इमारतें चीनी सेना को सर्दियों के दौरान फॉरवर्ड पोस्ट में अपने सैनिकों को ठंड से निपटने में मदद करेंगी। हालांकि चीन भी समझता है कि एलएसी पर उसकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। चीन की उन्हीं हरकतों को रोकने के लिए लद्दाख में भारत के तरफ से भी फुल प्रूफ तैयारी है। पिछले 1 साल में सीमा पर सैन्य बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है। लद्दाख में चीन के साथ किसी भी संभावित जंग पर पूरी तैयारी है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कनेक्टिविटी में तेजी से सुधार हुआ है। बेहतर सड़क और पुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। कड़ाके की ठंड में डटे रहने के लिए सेना के पास आधुनिक उपकरण हैं। चीन के खिलाफ तैयारी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लेवल पर ही नहीं है। चीन को जल, थल और आसमान में भी चित करने का पूरा प्लान तैयार है। अगर चीन ने भारत के क्षेत्र में कोई चालबाजी की तो अंजाम गलवान से भी बुरा होगा। 2020 और 2021 के भारत में बहुत फर्क आ चुका है एलएसी के लिहाज से। तब हम तैयार थे, लेकिन अब हम पूरी तरह तैयार हैं, डिप्लॉयमेंट भी ज्यादा है।
चाइना की नीति है डिसेप्शन की। वो तब हमला करता है जब कोई तैयार नहीं होता है। अब वो भी डरा हुआ है। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की, जिसकी तीसरी लहर आएगी, इसमें कोई शक नहीं रह गया, क्योंकि दिन ब दिन लोग लापरवाही के वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना वायरस की तरह लापरवाही के वायरस के भी कई वेरिएंट्स हैं, जिनमें कुछ हिल स्टेशनों पर देखे जा रहे हैं, कुछ बाजारों में नजर आ रहे हैं, और यही पूरे देश को ले डूबेंगे, तीसरी लहर के पंजों में फंसने को मजबूर कर देंगे। इसी को देखते हुए सरकार ने चेतावनी दी है कि अगले 100 से 125 दिन कोरोना से लड़ाई में क्रिटिकल है, क्योंकि दूसरी लहर में लाखों संक्रमित मिलने का आंकड़ा जिस रफ्तार से घटकर हजारों पर आ गया था, वो रफ्तार कम हो गई है। डेली केस में गिरावट धीमी पड़ गई। हमें सजग रहना चाहिए कि कोई भी एडिशनल ओवर आउटब्रेक हो सकती है, और हमारा डिक्लाइन जो है आपने देखा है कि स्लो हो गया। ये हमारे लिए वार्निंग है। अगले 100-125 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है। हमारे को अपने आप को जिम्मेवार तरीके से, तंत्र को भी और जनता को भी, हम सबको भी सतर्क रहना होगा, जिम्मेवारी निभानी होगी। देखिए, सरकार हम सभी को अलर्ट कर रही है, लेकिन क्या हम अलर्ट हो रहे हैं? वीकेंड पे लॉकडाउन होता है तो फ्राइडे को भीड़ बढ़ जाती है। क्या यह है अलर्टनेस? लोग गलत, झूठे आरटीपीसीआर टेस्ट दे रहे हैं। क्या यह है अलर्टनेस? दुआ कीजिए कि सैर सपाटे के लिए निकलने वाले लोगों को बुद्धि आ जाए, सुधर जाएं, संभल जाएं, और ये अगले 100-125 दिन ठीक से निकल जाएं, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को तिलांजलि दे रखी है, वो तीसरी लहर को लाकर रहेगी, ऐसा लगता है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च में महामारी और संक्रामक बीमारियों से जुड़े विभाग के चीफ डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा है कि तीसरी लहर अगस्त के अंत तक दस्तक दे सकती है, यानी बस चंद हफ्ते बाद देश में कोरोना संक्रमण की नई सुनामी आ सकती है। हालांकि बीते गुरुवार को कोरोना के नए केस का आंकड़ा एक बार फिर 40,000 से नीचे पहुंच गया और 544 लोगों की मौत हुई, जो बीते 101 दिनों में सबसे कम है। लेकिन इन आंकड़ों को देखकर बेफिक्री नहीं रखिए, क्योंकि इनमें उतार चढ़ाव जारी है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह सतर्क है और सजग है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से जंग जीतने के लिए कौन सा मंत्र दिया। हम आपको यह भी बताएंगे कि दहलीज पर आ चुकी तीसरी लहर के पीछे क्या कारण है। इसके अलावा आपको बहरूपीय कोरोना वायरस के नए रूप के बारे में समझाएंगे और बताएंगे कि कोरोना काल में यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक क्या बात कही है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ जारी युद्ध में प्रधानमंत्री का 40 मंत्र, जो उन्होंने आज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में दिया, यह है क्या? टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां उतना ही ज्यादा फोकस भी होना चाहिए। 4 दिन में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच दूसरी बैठक है। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करते, तीसरी लहर की आशंका से आगाह किया था। जिसका डर था, जिस अनहोनी से बचने के लिए तमाम कदम उठाए गए, अब वही होने की कगार पर है। कोरोना वायरस के तीसरे विस्फोट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुश्किल कितनी बड़ी हो सकती है, उसे आंकड़ों से समझिए। 16 दिसंबर 2020 को पहली लहर पीक पर पहुंची थी।
उस दिन 97,860 नए केस मिले थे और 1140 की मौत हुई थी। दूसरी लहर के पीक में यानी 6 मई 2021 को ये नए केस का आंकड़ा बढ़कर 4,14,280 हो गया था और 3,923 लोगों की मौत हुई। इसलिए तीसरी लहर के बारे में सोचकर भी कलेजा कांप जाता है, क्योंकि कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में देश ने जो तबाही देखी, हर तरफ मौत का जो कहर बरपा, उसके बाद तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक होने का डर है। लेकिन ये तीसरी लहर क्यों आएगी, इसके 4 प्रमुख कारण हैं जो देश के एक बड़े साइंटिस्ट ने बताए हैं। आईसीएमआर के डिवीजन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस के चीफ डॉक्टर समीरन पांडा के मुताबिक एक कारण होगा पहली और दूसरी लहर में हासिल इम्यूनिटी का कम होना। अगर ये नीचे जाती है तो तीसरी लहर आ सकती है। दूसरी वजह, अभी तक हासिल इम्यूनिटी पर नया वेरिएंट बढ़त बना सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि अगर नया वेरिएंट इम्यूनिटी को पार नहीं कर पाता है तो इसकी प्रकृति तेजी से फैलने वाली हो सकती है। और चौथी वजह, राज्यों में जल्दबाजी में हुए अनलॉक हैं, जिससे नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जगह जगह लोगों की भीड़ वायरस को ताकतवर बनाने के लिए लापरवाही की बूस्टर डोज दे रही है। जिस तरह 2 गज की दूरी और मास्क को तिलांजलि दी जा रही है, उन तस्वीरों ने देश के प्रधान की फिक्र बढ़ा दी है। कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती हैं। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। वैसे जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है, क्योंकि जब तक हम और आप अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभाएंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तब तक कोरोना की नई लहर के खतरे को नहीं टाला जा सकेगा। अगर लोग अभी भी नहीं संभलें तो ये भीड़ भाड़ कब अस्पतालों में मरीजों के अंबार और शमशान में चिता की लपटों में तब्दील हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। हिंदुस्तान में कोरोना महामारी की तीसरी लहर दहलीज पर होने की बात कही जा रही है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। दुनिया कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती फेज में आ चुकी है और इसके पीछे एक बड़ी वजह है डेल्टा वेरिएंट, जो अब तक 111 देशों में फैल चुका है और कहर बरपा रहा है। इसकी गवाही अमेरिका के आंकड़ों को देखकर लगा सकते हैं, जहां 11 दिनों में कोरोना के डेली केसों में करीब 3 गुना का उछाल आ चुका है। ब्रिटेन की बात करें तो वहां भी तीसरी लहर प्रचंड होती जा रही है। 4 जुलाई तक वहां 24,000 के आसपास डेली केस मिल रहे थे, जो 15 जुलाई को 48,000 का आंकड़ा पार कर गए। इंडोनेशिया में तो तीसरी लहर से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। यहां बीते 11 दिनों में कोरोना के डेली केस में 2 गुने से ज्यादा केसेस का इजाफा हो चुका है। इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह है डेल्टा वेरिएंट, जिसे दूसरी लहर में भारत ने तबाही मचाई, वो याद करके दिलो दिमाग सन्न हो जाता है। इस बीच कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर अहम जानकारियां सामने आई हैं। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि अब तक देश में कोरोना वायरस के 230 स्वरूपों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इनमें से सभी म्यूटेशन गंभीर नहीं है, लेकिन कुछ घातक है। उन्हीं में से एक है डेल्टा, और अब उसमें एक नया म्यूटेशन सामने आया है। वायरस के इस नए रूप को वैज्ञानिक भाषा में AY.3 कहा जा रहा है। कुछ समय पहले तक डेल्टा के 2 वेरिएंट सामने आए थे, जिनमें से एक था AY.1, जिसे डेल्टा प्लस कहा गया, दूसरा था AY.2 और अब तीसरा रूप AY.3 मिला है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां डेल्टा के 3 म्यूटेशन मिल चुके हैं। हालांकि इस नए रूप से संक्रमण के मामले अभी बेहद कम है, लेकिन इस पर रिसर्च चल रही है और निगरानी रखी जा रही है। कोरोना के बाद अब एक कानून की फिक्र की ओर बढ़ते हैं। आए दिन ये बहस ताज़ा हो जाती है कि राजद्रोह कानून की देश में अब क्या ज़रूरत है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो धारा गांधी और तिलक के खिलाफ लगाई जाती थी, उसकी भला आज़ाद भारत में क्या ज़रूरत है। ये बहस कहाँ जाकर रुकेगी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हरियाणा में फिर एक बार कई किसानों के विरुद्ध राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। अपराध यह है कि किसानों ने डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हमला किया था।
सिरसा में 11 जुलाई को हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर हमला हुआ था। किसानों ने गंगवा का रास्ता रोका और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। शुक्रवार तड़के इस मामले में 5 किसानों को गिरफ्तार किया गया और 100 से भी ज्यादा किसानों पर केस दर्ज किया गया। इसमें टोटल 90 से 100 लोग थे जिनका एफआईआर में नाम है। इसमें से कई ऑन द बेसिस ऑफ वीडियो फुटेज या आई विटनेसेस के बेसिस पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं और इसमें डिफरेंट सेक्शंस लगे हुए हैं 307, 147, 148, 149, 341, 323, 332, 353, 186, 427 और 124E। सिरसा के एसपी ने भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं गिनाई है वो आपके सिर के ऊपर से निकल गई होंगी। हम ये जरूर समझते हैं कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको भी पता होना चाहिए आखिर किसानों पर आरोप क्या हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास, 147 उपद्रव करना, 148 घातक चीज का प्रयोग करना जिससे मौत हो सके, 149 कानून के खिलाफ एकत्रित जन समूह का अपराध, 341 गलत तरीके से किसी को रोकना, 323 जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, 332 सरकारी कर्मचारी को कार्य के दौरान चोट पहुंचाना, 353 सरकारी कर्मचारी को उसके कार्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करना, 186 सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, 427 आर्थिक हानि या नुकसान करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। आप आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति लिखकर, बोलकर या सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ पोस्ट डालकर ऐसी बातों का समर्थन करता है जिससे सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा हो या असंतोष बढ़े तो इसे राजद्रोह कहेंगे। धारा 124A में जोड़े गए प्रावधानों में स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सरकार के खिलाफ विद्रोह को बगावत और दुश्मनी की भावना मानी जाएगी। हालांकि बिना घृणा और द्वेष के उत्तेजित करने के प्रयास के बिना अगर टिप्पणी की जाती है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन किसानों के खिलाफ राजद्रोह की धारा क्यों? कल सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बेहद महत्वपूर्ण है। राजद्रोह के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कल कहा कि ब्रिटिश सरकार जिस कानून का इस्तेमाल महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया करती थी, क्या आजादी के 75 साल बाद भी ऐसे कानून की जरूरत है? चीफ जस्टिस ने सवाल भी उठाया कि जब केंद्र सरकार कानून की किताबों से बहुत सारे पुराने कानून निकाल रही है तो राजद्रोह के कानून पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि धारा 124A ऐसी है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी गांव में किसी के खिलाफ कुछ करना चाहता है तो वह इसका इस्तेमाल कर लेता है। ध्यान देने की बात यह है कि धारा 124A के केस में सजा की दर बेहद कम है। मिसाल के तौर पर वर्ष 2014 में 47 केस दर्ज हुए और सिर्फ एक आरोपी दोषी करार हुआ। इसी तरह 2015 में 30 केस और कोई दोषी नहीं, वर्ष 2016 में 35 केस और सिर्फ एक दोषी, 2017 में 51 केस और 4 दोषी, वर्ष 2018 में 70 केस और 2 दोषी, जबकि वर्ष 2019 में भी 93 केस दर्ज होने के बावजूद सिर्फ 2 आरोपी ही दोषी ठहराए गए। कुल मिलाकर 2014 से 2019 के बीच 326 केस दर्ज हुए, 559 गिरफ्तारियां हुई, 337 चार्जशीट दाखिल की गई और सिर्फ 10 लोगों को दोषी ठहराया गया। यानी राजद्रोह के मामले में जितने लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है उनमें बहुत कम दोषी साबित हो रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा के मामले में भी आरोपी 100 से ज्यादा हैं, लेकिन दोषी कितने होंगे और क्या इन पर राजद्रोह का मुकदमा बनता भी है? हम कहीं से भी ये नहीं कह रहे हैं कि हिंसा करना या उपद्रव करना जायज है, लेकिन लोकतंत्र में विरोध और राजद्रोह के बीच की सीमा स्पष्ट होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत की भी यही फिक्र है। और अब खबरें फटाफट।
संसद के मानसून सत्र से पहले राज्यसभा में सदन के नेता व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की बात। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से भी बातचीत की खबरें। मीटिंग का एजेंडा नहीं है साफ। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलना है मानसून सत्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। सोशल मीडिया यूनिट के साथ मीटिंग में बोले, पार्टी छोड़कर जाने वाले आरएसएस की विचारधारा के लोग, हमें निडर लोगों की जरूरत। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद जैसे राहुल के करीबी छोड़ चुके हैं पार्टी। यूपी चुनाव से पहले पार्टी में जान फूंकने के लिए प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची। कांग्रेस नेताओं से चुनावी रणनीति पर करेंगी मंथन। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 1.5 घंटे तक दिया मौन धरना। यूपी में जंगल राज का आरोप लगाया। सीबीआई के साथ अब ईडी ने भी बढ़ाई महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैच की 4 करोड़ 20 लाख की संपत्ति। पत्नी और कंपनी के नाम पर है प्रॉपर्टी। 100 करोड़ के वाजे वसूली कांड में आया था नाम। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को करारा झटका। भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में बैंकों के समूह ने की जब्त शेयरों की बिक्री। 792 करोड़ रुपए वसूले। तीनों की संपत्ति जब्त से अब तक हो चुकी है 13,000 करोड़ रुपए की वसूली। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर जताई नाराजगी। कहा, जबरन पंजाब में दखल दे रहा है आलाकमान। कांग्रेस और सरकार को हो सकता है नुकसान। राहुल गांधी का कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर वार। जो डरते हैं कांग्रेस से आरएसएस में जाने के लिए स्वतंत्र। जो पार्टी से बाहर है लेकिन डरते नहीं, उनका स्वागत है। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, यूपी में महिलाओं के साथ बदसलूकी। पंचायत चुनाव में हुआ उम्मीदवारों का अपहरण। लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा, राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रही समाजवादी पार्टी। आगरा में लगे देश विरोधी नारे। गांधीनगर को मिला एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन। पीएम मोदी ने बताया नए भारत का प्रतीक। कहा, टेक्नोलॉजी के जरिए कायाकल्प पर जोर। महाराष्ट्र के जलगांव में हेलीकॉप्टर क्रैश। 2 लोगों की मौत की खबर। महिला पायलट गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। और अब देखते हैं जो है सो। ओ गुरु, कुछ लोग सब कर लेना चाहते हैं, सब बन लेना चाहते हैं, और जो उनकी राह में रोड़ा बनते हैं उन्हें वो ठोक देते हैं। ठोक ताली। पटियाला में जन्म लेकर पटियाला के राजा के सामने ही चुनौती ठोक दी। पहली बार नहीं है और महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है, पर ठोकने पर ही उतारू हो जाना, यह स्वभाव तब तो बड़ा काम आया जब दूसरे देश की टीम पर गुस्सा उतारकर उन्होंने रन ठोके। पर बीच दौरे में टीम छोड़कर लौट आने जैसा ठोकू कारनामा भी वो तब कर चुके हैं। तेवरों की दोधारी तलवार का अनुभव कभी ना कभी किसी ने किया है। कभी कोई राह चलता, कभी बीजेपी, कभी कैप्टन, कभी आला कमान, सब कर चुके हैं। उनके विकिपीडिया पेज पर भी ठोक दिया शब्द कई बार आया है। कभी रनों के संदर्भ में, कभी गैर इरादतन हत्या वाले मुकदमे के संदर्भ में। ठोका ठाकी अब भी जारी है। शुक्र करते होंगे क्रिकेट में जो लोग कैप्टन रहे उनकी इज्जत रह गई। तब तेवर ऐसे रहे होते तो जाने किसको ठोक देते। लेकिन इस बार के कैप्टन का लिहाज नहीं हो रहा, न कैप्टन का न उनकी उम्र का। बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।